इस मीटिंग के उद्देश्य के बारे में जो बात चल रही है वो ये है कि हमारी जो टीम है उसमें पिछले काफ़ी दिनों से ये विचार चल रहा था, ये चर्चा चल रही थी कि हमें कोई कैसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिसमें हम प्रकृति मानव केंद्रित एजेंडा क्या है, प्रकृति मानव केंद्र प्रोग्राम क्या है, उसकी सोशियोलॉजी क्या है, इसके बारे में जो NSCPM से जुड़े हुए लोग हैं वो भी, जो हमारे मतलब मित्र संगठन है उनके लोगों के साथ इसकी चर्चा की जाए लाइन टू लाइन। हमें ये लग रहा था कि जब भी कोई इशू आता है उस इशू पे हम बात करते हैं, हम रेफरेंस तो सराफ साहब का देखते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, लेकिन फिर उसको अपने तरीके से पेश कर देते हैं जिससे वो मूल बात आ वो इधर उधर हो जाती है, पूरी की पूरी एक्सप्लेन नहीं हो सकती। इसलिए जो उनका मेन डॉक्यूमेंट है जिससे ये धारा निकली नेचर ह्यूमन सेंट्रिक वाली साइड पे, उस समय नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट का गठन नहीं हुआ था। जब ये डॉक्यूमेंट लिखा गया था उस समय हम IDP में ही थे, लेकिन काफ़ी हद तक हम नेचर ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो इसमें क्या है कि हमारे कुछ लोगों में भी, हमारे मित्र संगठनों में भी और आम पब्लिक में भी एक धारणा ये जा रही है हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं या पर्यावरणवादी लोग हैं। ये धारणा ज्यादातर कुछ हमारे एक्टिविस्टों में भी है और कुछ दूसरे लोगों में भी गई है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी तक ये बात नहीं गई कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम है इस कारपोरेट कैपिटलिस्ट सिस्टम का, कि कारपोरेट इकोनॉमी कैसी है और नेचर ह्यूमन सेंटर इकोनॉमी कैसी है, कारपोरेट पॉलिटिक्स कैसे चलती है और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, और कारपोरेट कल्चर क्या है और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक कल्चर क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, कारपोरेट सोशियोलॉजी क्या है और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक सोशियोलॉजी क्या है। मतलब ये बातें अभी तक गायब हैं। कुल मिला के बहुत सारे लोग वो हैं जो यही सोचते हैं कि यार ठीक है बात है, ये पर्यावरण से काम करने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि नहीं ये सिर्फ पर्यावरण पे काम करने वाले लोग नहीं है। इस संस्था के पास वो ठीक गलत मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा कि ये एजेंडा कितना सही है, कितना किसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट तो मानते ही नहीं कि यही एजेंडा बचाएगा दुनिया। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो इसका करेक्ट है कि हमें प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एजेंडे पे चलना पड़ेगा। ये आज की मतलब वास्तविकता है, आज की रियलिटी से निकली हुई बात है, ये किसी मनोगत सोच से निकली हुई बात नहीं है। इसलिए ये जब हमारे सामने बात आई तो एक विचार ये चल के आया कि एक ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए जिसमें वो बेसिक डॉक्यूमेंट कि कारपोरेट कैपिटलिज्म ने कैसे इन सारी प्रॉब्लम को जन्म दिया, एनवायरनमेंट की को, डिह्यूमनाइजेशन जी को, और कैसे लोगों को डिप्राइव्ड किया और कैसे मतलब अमीर और गरीब का पाड़ा बढ़ा, कैसे आर्थिक असमानता कैसे बढ़ी, लोगों के अधिकार कैसे कम किए इसने, कि ये सारे कैसे कर रहा है, इसका चलन कैसे है और फिर उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट में पूरी तरह बताई हुई बात है जी। और उसके बाद NSCPM होंद में आई है, क्योंकि इसमें कहा गया कि इसकी जो प्रॉब्लम है इसका वो ज्यादातर जो जोर दिया गया, इस बात पे जोर दिया गया कि जब तक हम प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एजेंडे के तहत
लोगों का एम्पावरमेंट नहीं करते। इसमें पार्टियां क्यों डिल्यूट होगी? इसलिए डिल्यूट होगी कि जब तक एम्पावरमेंट पीपल का नहीं होगा, पब्लिक का एम्पावरमेंट नहीं होगा और उसके सब सेक्शन का एम्पावरमेंट नहीं होगा, कलेक्टिवली भी और सेक्शन के रूप में भी, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें जानने चाहिए, और उसमें जैसे इन्वायरमेंट के बारे में इसका क्या सोचना है। इन जनरल हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, वो वन ऑफ द प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को मानते हैं। जैसे बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है, जैसे करप्शन एक प्रॉब्लम है, जैसे और भूखमरी है, और दूसरी सब किस्म की तमाम प्रॉब्लम है, मतलब 100 किस्म की प्रॉब्लम है, उनमें से एक प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की भी है। लेकिन इस संस्था का मानना यह है कि ऐसी नहीं है बात। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हमारे लिए वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हमारे लिए लाइफ एंड डेथ द क्वेश्चन है कि अगर इन्वायरमेंट इसी तरीके से खराब होता गया तो ये जो हमारी अर्थ है, हमारा प्लैनेट अर्थ है, हमारा अर्थ प्लैनेट है जो वो ज़्यादा देर हमारे लिए हमारे रहने के लिए वो उपयोगी नहीं रहेगा, जहाँ हमारे रहने के लायक ही नहीं रहेगा। और उसकी बहुत सारी वजूहात हमारे सामने अभी आई है। अभी देखो यूरोप में जो हुआ, यूरोप में क्या हुआ कि इस बार जो मतलब हीट वेव आई, फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई, फोर्थ वेव में तो इतनी कंडीशन खराब हो गई कि इंग्लैंड वर्गे शहर में, जहाँ इंग्लैंड वर्गे वो बड़े भूभाग में जितना भी वो है छोटा मोटा, उसमें टेम्परेचर 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। और उसमें क्या हुआ, उसकी वजह उससे क्या हुआ क्या कि ट्रेन खड़ गई, रोड में ट्रैफिक जाम हो गया, और एरोप्लेन वाले जो रनवे थे वो भी पिघल गए, क्योंकि वहां का जो स्ट्रक्चर है वो ठंडे मुल्क के एंगल से ही बनाया गया। लोग घरों से बाहर आ गए, घर के अंदर कोई सोने के लिए तैयार नहीं था। आपका जो भी शो गार्डन, उनके पास जो थोड़ा मोटा बाहर गार्डन वगैरह था, वहां उन्होंने रहना शुरू किया। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि उनका जो बिटुमन है ना, जिसके वो रोड बनती है या जो रनवे बनाते हैं, उससे वो तो 40 डिग्री में पिघल जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से बनाया गया है कि वहां 40 डिग्री कोई अभी तक इमेजिन नहीं कर सकता। कि जैसे अब तक दुनिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में किसी का कोई इमेजिन ही नहीं था कि ये 3 डिजिट से 4 डिजिट भी चला जाएगा। और दिल्ली में जितने भी वो मीटर लगे दीपावली के दिनों में, उन दिनों में जब दीपावली का धुआं भी आता है, उधर पराली पुरुली वाला जुगाड़ भी चल जाता है, वो 999 पे जाके मीटर रुक जाता है, वो फिर आगे रीडिंग देनी बंद कर देता है, क्योंकि वो मीटर में डिजिट ही 3 है और 3 में 999 आ जाता है, फिर आगे वो क्या बताए। और यही बात उनके साथ हुई। जैसे इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम फॉरेस्ट ज्यादा लगा देंगे तो हम इन्वायरमेंट को सस्टेन कर लेंगे। वो ये नहीं सोचते कि इन्वायरमेंट का, फॉरेस्ट है जो इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है भाई, एक कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा। अब देखो फ्रांस में क्या हुआ, 7 दिन में 7000 हेक्टर जो जंगल था उनका वो जल गया। 7000 हेक्टर जंगल लगाना, हम लोग जो जितने भी मतलब जो पेड़ लगाने वाले हैं, देख लो ना कितने के लगा देंगे, और इतना जंगल 7 दिन में नष्ट हो गया। और उसकी वजह क्या बनी? हाई टेम्परेचर। इसलिए श्राप साहब ने एक बात कही कि जो इन्वायरमेंट है इसको वन ऑफ द प्रॉब्लम मत समझो, जब इसके टुकड़े से जो हल नहीं होएगा
कि कोई कहे अगर पानी का इशू हम शुद्ध कर ले तो शायद एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, कोई कहे हम एयर इंडेक्स जो क्वालिटी इंडेक्स है अगर इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लें तब हो जाएगा, कोई कहे कि हम फॉरेस्ट लगा दें, पेड़ लगा दें तब हो जाएगा। नहीं, ये टोटल जो जितने भी इसके कंपोनेंट हैं वो सब पे अगर सुधार होएगा तो जाके एनवायरनमेंट का सोल्यूशन होगा, वरना थोड़ी होएगा। इसलिए इस संस्था ने अभी तक हम मुझे स्थापित करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। मेरे को ये लगता है कि यार एनवायरनमेंट लाइफ एंड डेथ का सवाल है, वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं। एक ऐसे तरह एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में इस संस्था का ये सोचना है कि यार एग्रीकल्चर कोई महज कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई धंधा नहीं है कि इसने 60% हमारे इंडिया के लोगों को जॉब दे रखा है। ये हमारे लिए हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी कहां से आ रही है? 99.9% जो फूड आ रहा है वो एग्रीकल्चर को ही आ रहा है। 0.1% हमारा समुद्र से आ रहा है, पानी से आ रहा है, मछली के रूप में या दूसरी चीजों के रूप में। तो इसलिए अगर हम एग्रीकल्चर, अगर एनवायरनमेंट खराब हो गया तो एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर सकेगी। अब आप देखो पुर्तगाल की क्या कंडीशन है और फ्रांस की क्या, पूरे यूरोपियन कंट्रीज की कंडीशन देखो कि वहां आलू भी जल गया, वहां सोयाबीन भी जल गई और उनकी सारी क्रॉप भी जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि उनकी क्रॉप ने इतना मतलब टेम्परेचर कभी देखे ही नहीं था। क्योंकि हमारे लोगों, हमारी जो क्रॉप्स हैं और उनकी जो क्रॉप्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेहूं को लो, बीट को लो, हमारा कोई भी अच्छे से अच्छा बीट आप 1 किलो ले लो तो उसमें 30 से 32 हजार दाने निकलेंगे, गिन लो ना। मेरी बात ये आपको कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देखना, 1 किलो अच्छा गेहूं ले लो बढ़िया क्वालिटी का और उसके दाने गिनो, आपको दाने 30 से 32 हजार दाना मिलेगा। लेकिन रशिया का ले लो, यूक्रेन का ले लो, गेहूं लो, 1 किलो ले लो आप, 13,000 से ज्यादा दाना उसमें नहीं होएगा। वो उसकी क्वालिटी का और अपने वाली क्वालिटी का फर्क देखो कैसा होगा। मैं थोड़े दिन हुए चक्की पे गया, मैं आटा पसाने, वो कहता यार मेरे को चक्की वाला काम रेड यार हमारी चक्की तो नहीं ज्यादा दिन चलेगी। मैं क्या हो गया? वो कहता यार लोग कह रहे हैं आप आटे ही नहीं सही तरीके से पीसते। मैं क्यों फिर पीसे करो, सही तरीके से पीसते क्यों नहीं आप? वो कहते यार हम तो उसी तरीके से पीसते हैं, इस बार गेहूं में दामे ही नहीं है। जब गेहूं की क्वालिटी वाला नहीं रहा तो औरतें कहती हैं, आदमी जब कहता है कि चपाती पहले वर्गी तो बन नहीं रही, वो पहले वर्गी कैसे बनेगी? उसमें प्रोटीन कंटेंट था 7% भी नहीं रहा, वो कैसे बनेगी वो? इसलिए जो एनवायरनमेंट है हमारा और एग्रीकल्चर है, इसका जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए इन बातों को हमें समझना पड़ेगा और इन बातों की चर्चा महज अपने अंदर ही नहीं चल रही, पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, इससे देखो ना 80% जो वर्ल्ड मार्केट में सनफ्लावर ऑयल आता है वो तो यूक्रेन से और रशिया से आता है। 30% से ज्यादा जो गेहूं वर्ल्ड मार्केट को मिलता है वो रशिया और यूक्रेन ही सप्लाई करते हैं। रशिया और यूक्रेन ही है ना जो मतलब फूड बास्केट है पूरे की पूरे यूरोप की, और वही युद्ध में उलझ गए और उनके नुकसान हो गया, पूरी एग्रीकल्चर का नुकसान हो गया, युद्ध की वजह से भी हो गया और एनवायरनमेंट की वजह से भी हो गया। इसलिए एनवायरनमेंट का असर एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर का असर हमारी फूड सिक्योरिटी पे और फूड सिक्योरिटी का असर मोड़ में रूप में फिर हमारी हेल्थ पे आ जाता है। इसलिए ये सारी चीजें इंटररिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जब तक इसको सबको नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि आर्थिक जो गैर बराबरता है, आर्थिक गैर बराबरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे इसके अलग अलग फिगर आ रहे हैं। एक मोटा सा फिगर ये है
कि दुनिया की 1% लोगों के पास, कोई कह रहा है 47%, कोई कह रहा है 50% धन दौलत किसके पास चलेगी? 1% लोगों के पास। और निचले वाले जो 50% लोग हैं उनके पास कितनी है? 3.2%। 50% के पास 3.2% और 1% के पास 50%। तो फिर वो जो हेठले 50% हैं और वो उनका क्या पोजीशन बनेगी? फिर वो कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे? जैसे इंडिया का भी अभी एक फिगर आया है, वो फिगर क्या कहता है कि जिसकी 25,000 रुपए पर मंथ इनकम है इंडिया में, वो टॉप 10% लोगों में आता है। इसलिए आप में से भी बहुत खुशकिस्मत लोग ऐसे बैठे हो जो टॉप 10 में आ रहे हो। अब देखो जे अपने वर्गे लोग टॉप 10 पे आ गए, तो जो निचले वाले 90 हैं उनकी बेचारों की क्या पोजीशन होगी? उसके बारे में भी कुछ सोच के तो देखो यार। वो अपना चूल्हा कैसे चलाते हैं, वो फिर वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनकी परवरिश करेंगे, कैसे वो उनके स्वास्थ्य का, खुद का और उनके बच्चों के, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, उनकी पढ़ाई का कैसे ख्याल करेंगे? इसलिए ये जो आर्थिक गैर बराबरता है, इसको मिटने का सराफ साहब ने एक तरीका कहा है। ऐसे नहीं कि यार इसको कम कर दो, कम कर दो। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में 1:5 से ज्यादा हमारी इनकम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये लाभ बढ़ना चाहिए। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, शायद आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जो कह रही है कि एक लाभ बनाओ कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए। और वो लास्ट में तो उन्होंने जो एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम लिखा, उन्होंने कहा 1:2 से ज्यादा एग्रीकल्चर में काम करने लोगों की इनकम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि ये क्यों है। ये इसलिए है, वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम आज दुनिया को फेस हो रही है, हमारे अर्थ में हमारा ग्लोब जो फेस कर रहा है जितने भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तब तक ठीक नहीं होगी जब तक लोग इसमें भागीदार नहीं बनेंगे। और लोगों को अगर भागीदार बनाना है तो 2 काम करने पड़ेंगे। मेनली तो उसको एक काम भी कह सकते हो कि लोगों का सशक्तिकरण करना होगा, लोगों का एम्पावरमेंट करना होगा। और लोगों का वो एम्पावरमेंट इकोनॉमिक भी करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी करना पड़ेगा, कल्चरली भी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का एम्पावरमेंट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली नहीं करोगे तो लोग कभी भी भागीदार नहीं बनेंगे आपके काम में, उसको ठीक करने के काम में। इसलिए बात दरअसल में ये है कि जब तक ये सब बातें हम पूरा डिस्कस नहीं कर लेते, तब तक मेरे को लगता है कि हमारे को जो हमारा मेन इशू है, जो करना क्या चाहते हैं समाज में, वो तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस मीटिंग का एक पूरा मोटा छोटा जो उद्देश्य है वो यही है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी एक सोशियोलॉजी है, जिसका अपना एक समाज शास्त्र है, जिसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी का मतलब है कि नेचर के साथ इंसान का कैसा रिलेशन होना चाहिए और विद इन ह्यूमन कम्युनिटी इंसान का कैसे रिलेशन होने चाहिए। अब हमने नेचर के साथ भी अपना रिलेशन खराब कर लिया, क्योंकि कोई भी, अगर आप जितना भी जीडीपी बढ़ाओगे, जीडीपी तब ही बढ़ेगी जो इसकी सार रग, जिसको बोलते हैं ना जुगलबेन, सार रग इस कारपोरेट सेक्टर की, वो है जीडीपी। और जीडीपी जब कैसे बढ़ती है, जीडीपी बढ़ने में 2 ही फैक्टर काम करते हैं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कितना निचोड़ सकते हो और आप ह्यूमन रिसोर्सेज को कितना निचोड़ सकते हो। इन दोनों को निचोड़ के ही आप जीडीपी बढ़ा सकते हो। इसलिए सोशियोलॉजी, जो कारपोरेट सोशियोलॉजी है, वो कह रहे हैं कि जीडीपी की कीमत पे आप कुछ भी करो, जितना मर्जी मतलब इसको एनवायरनमेंट को ध्वस्त करते रहो, जंगलों को उजाड़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो,
आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपने एक फंडा बना दिया है कि विकास के लिए ये जरूरी है। और विकास के बारे में आपकी हम सबकी धारणा ये बन गई कि यार विकास तो फिर होना ही चाहिए ना, इसलिए विकास के बिना तो काम नहीं चलेगा। इसलिए जो इसका विकास का एजेंडा है, जो जीडीपी बेस्ड एजेंडा है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट के आधारित एजेंडा है, उसके मुकाबले कौन सा एजेंडा आ गया है, कौन सी सोशियोलॉजी आ गया है कि कैसे आप नेचर के साथ अपना रिलेशन को बैलेंस कर सकते हो, कैसे आप ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर अपना मतलब जो ये अपना सिस्टम है उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो। इसी से ही निकली है उनकी जो धारणा कि आने वाले समय में पार्टियां काम नहीं करेंगी, ये रेलेवेंट नहीं रही, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को एम्पावर करने वाली बात है। अगर आप पीपल एम्पावरमेंट की बात करोगे तो लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। लोगों को एम्पावर करने का मतलब ये नहीं कि ये खलाच हो जाएगा कि उनके इकोनॉमिक राइट्स क्या होंगे, कैसे आप इकोनॉमी को जो आपने जो गैर बराबरता इकोनॉमिक बना रखी है उसको आप कैसे मेटोगे, कौन सा प्रिंसिपल लेकर आओगे, कौन सा असूल बनाओगे, वो आपको बनाना पड़ेगा। और पॉलिटिकली लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो अगर वो बनाएंगे उनको लोग क्या एजेंडा देकर जाएंगे। और लास्ट में मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि देखो कि आप लोकल लड़ो, आप रीजनल लड़ाई लड़ो, आप ग्लोबल लड़ाई लड़ो, आपका जो टारगेट है वो कारपोरेट सिस्टम और कारपोरेट स्ट्रक्चर रहना चाहिए। और उसकी मैं एक ही एग्जांपल आपके सामने देके अपनी बात खत्म करूंगा कि आप देखो कि किसान आंदोलन चला, 3 कानूनों के खिलाफ वो आंदोलन था। वो 3 कानून बनाए किसने थे, वो 3 कानून कहां से आए? वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो अधिवेशन हुआ और उसमें जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी उसकी निकली, जिसको उन्होंने न्यू एग्रीकल्चर विजन का नाम दिया, उस न्यू एग्रीकल्चर विजन से निकले थे ये 3 कानून, जिसको हम कहते थे ना कि कारपोरेट ने निकाले हैं। कहां से निकले थे? ये निकले थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की का जो न्यू एग्रीकल्चर विजन था उसमें से निकले थे। अगर आप वो रद्द करवा दिए किसान आंदोलन ने, आप सब लोगों ने मिलके, इसको मतलब इतना छोटा मत बनाओ कि मोदी की हमने ऐसी तैसी करती, मोदी मानदानी सी, मोदी को चिका दिया। बात मोदी को चिकाने की नहीं है, बात ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने न्यू इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी जो न्यू एग्रीकल्चर विजन था उसको सट मारी है। अभी तक वो और तरीके से वो और भी अब करेंगे, लेकर आने की अपना विजन और तरीके से इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि ये नेशनल स्ट्रगल थी। ये पूरी इंटरनेशनल स्ट्रगल रही और मोदी जहां भी गया, चाहे वो इंग्लैंड गया, चाहे वो अमेरिका गया, चाहे कुछ कम्युनिटियों ने खिलाफत की थी, उन्होंने खिलाफत की थी। अभी अभी जो एक एग्जाम्पल आपके सामने यूरोप की रखना चाहता हूँ कि यूरोप में जो ये मतलब जिसको हॉलैंड कहते थे, आजकल इसको नीदरलैंड बोलते हैं, और नीदरलैंड में सरकार ने जे फार्मर को ये कहा कि आप अपने कैटल को 30% कम करो, क्योंकि वहाँ मतलब जो डेयरी फार्मिंग और जो इसके सुअर के फार्म है, जो मीट प्लांट के काम करने वाले, कि उनको कम करो, 30% उनकी नंबरिंग कम करो। क्यों कम करो? वो कहते हैं कि हम एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन कम करना चाहते हैं और ये नाइट्रोजन ज्यादा पैदा करते हैं। तो लोगों ने वहां भी ट्रैक्टर रैली की और एक दिन पूरे यूरोप ने 2 घंटे के लिए पूरे नीदरलैंड के फार्मर की सपोर्ट में प्रदर्शन किया। और वो कह रहे हैं, उनका एक ही लॉजिक था कि क्या जो नाइट्रोजन आ रही है एनवायरनमेंट में वो हमारे कैटल की वजह से आ रही है। वो जब आप फॉसल फ्यूल को जलाते हो उससे नहीं नाइट्रोजन आ रही क्या?
और जो इंडस्ट्री चलती है उससे नहीं नाइट्रोजन आ रही क्या, फिर उस पर क्यों नहीं पाबंदी, हमारे कैटल फार्मों पे क्यों पाबंदी है। इसलिए ये बात इस बात को दर्शाती है कि लोग पहले से अवेयर हो रहे हैं, वो उनकी बातों को समझ रहे हैं और समझ के उसके खिलाफ फाइट करने में अपनी योग्यता मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन नेचर ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडा आगे बढ़ना जरूरी है। अगर ये एजेंडा आगे बढ़ता है पूरी दुनिया में, और इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई भी फॉर्म बनाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सब लोगों की प्रॉब्लम यही है कि जब तक हम एक नया एजेंडा, नई वास्तविकता के मुताबिक, जो नई वास्तविकता को रिस्पॉन्ड कर सकता हो, वो एजेंडा हमें अभी ये लग रहा है कि प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एजेंडा ही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आपको अपना योगदान होना चाहिए। मेरे मुताबिक इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो यही बनता है, और भी साथी बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे। सबका धन्यवाद।